हेलो साथियों, तो वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के लिए एक थेसिस प्रमेय है। ठीक, ये थेसिस प्रमेय के बारे में आप जरूर सुने होंगे। ठीक ना, और इस थेसिस प्रमेय को आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक ना, तो इस प्रमेय को इसमें सिद्ध करेंगे, देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे जिससे कि हम कभी भूल ना पाए। ठीक ना, तो चलते हैं इस प्रमेय को पढ़ने। क्या कहना है प्रमेय का? कहना है यदि किसी त्रिभुज को एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, मतलब बोला जा रहा है एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं। बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर एक और अन्य भुजा खींची जाती है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। बोला जा रहा है यदि कोई समांतर रेखा खींची जाती है तो ये भुजा जो है, दूसरा भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, अर्थात ए डी बटा डी बी एक अनुपात हो गया, इसके बराबर में ए ई बटा ई सी ये भी एक अनुपात हो गया, जो कि आपस में दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक, बस इसी को सिद्ध करना है। तो चलते हैं, इसमें प्रोसेस क्या होता है इस प्रोसेस को देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी तरह से देखिएगा, जिससे कि हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कभी भी स्टूडेंट लाइफ में जो है किसी चीज़ को रटने का प्रयास उतना ना करे, बस उसको समझने का प्रयास करें। अगर आप समझ जाते हैं तो उसके रटने की क्या ज़रूरत है, वो तो ऑटोमेटिक फिर से बन जाएगा। ठीक ना, तो चलते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक, तो हमने एक त्रिभुज ले लिया, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक, ए बी सी त्रिभुज है जिसमें जो है बी सी रेखा है, नीचे का बेस आधार, इसके समानांतर में डी ई एक रेखाखंड खींच ली। ठीक, जो कि ए बी और ए सी को एक बिंदु डी और ई पर काट रही है। ठीक ना, तो इसके बारे में हम गिवन मतलब कि दिया हुआ प्रश्न में वो लिखें। तो प्रश्न में दिया हुआ एक त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी समानांतर डी, मतलब इसमें बोला जा रहा है समानांतर रेखाखंड खींची जाए, वो मतलब प्रमेय में ही कहा जा रहा है समानांतर प्रमेय खींची जाए। तो हमने एक ड्राइंग बनाया, पिक बनाया, पिक में हमने क्या कि बी सी को समानांतर में डी रख दी। ठीक, ये तो प्रश्न में दिया हुआ। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ नहीं दिया और क्या हमें सिद्ध करना है। ठीक, हमें सिद्ध करना है टू प्रूफ, मतलब हमें सिद्ध करना है ए डी बट्टा डी भी, मतलब ए डी इतना ये भाग के बट्टा में ये भाग बराबर ए ई ये भाग बट्टा ये भाग। ठीक, और दोनों भाग जो है आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक ना, तो इसे ही हमें सिद्ध करना है, तो हमें इस पार्ट को सिद्ध करना है। ठीक, उसके बाद चलते हैं, हमें कुछ रचना ले लेते हैं, रचना कर लेते हैं इसमें। ठीक है, रचना करने से हमें ये फायदा होगा, इसको प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, तो हम इसके लिए रचना कंस्ट्रक्शंस लेते हैं। जैसे सी ई से ई एम एक लंब डेला। ठीक, ई बिंदु ये है, यहाँ से इस ई डी पर एक लंब खींच दिए। ठीक, अब एक सिंबल के बारे में जानते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है कि लंब डाला किसी रेखाखंड पर, मतलब ये जो रेखा है ये इसको मान लेते हैं ई और इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एम। ठीक, और उसके बाद ए और इसको मान लेते हैं डी। ठीक, इस तरह से है और इस पर हमने लंब डाल दिया। ठीक ना, तो इसको इस तरह से दर्शाया जाता है लंब के सिंबल से। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने क्या किए, ई से लेकर के रेखा ए डी पर एक लंब दे दिए, एम एक लंब दे दिए। उसी तरह से फिर पुनः क्या किए, बिंदु डी से ई पर एक लंब दे दिए डी एन। ठीक, उसके बाद बिंदु डी से सी को मिला दिए और ई से बी को मिला दिए। ठीक, यहाँ तक तो आप समझिए। बस इसी को हमने क्या किया, शब्दों में लिख दिया। देखिए ई से ई एम लंब ए डी डाला। ठीक, ए डी एवं डी से डी एन लंब ए किस पर, तो ए पर लंब दिया। ठीक, उसके बाद और बिंदु डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया, बिंदु बी को डी को सी से और ई को बी से मिला डाला। ठीक ना, बस इतना हो गया रचना में। अब हमें इसके लिए प्रमाण लेना पड़ेगा, मतलब सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ। तो जैसे कि हम केस लड़ते हैं कोर्ट में, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सही हो या गलत हो सभी के लिए सबूत मांगा जाता है। सबूत देते हैं तो प्रूव हो पाता है कि भाई सही है, गलत है और ये सही है। ठीक है ना, बस उसी तरह से हम प्रूफ देंगे भाई क्यों ऐसा होता है। ठीक है ना, प्रश्न में कहा जा रहा है इसके ऐसा होता है, क्यों हो जाता है, इसको सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करने के लिए कुछ तो मानना सबूत रखना पड़ेगा। चलिए हम सबूत लेते हैं, उस सबूत को प्रमाण में लेते हैं। ए डी ई त्रिभुज ये ट्रायंगल का सिंबल होता है। ठीक, ट्रायंगल ए डी ई एवं ट्रायंगल बी डी ई से ट्रायंगल
त्रिभुज लिए, ए डी ई एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। उसके बाद बी डी ई, देखिए इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ पर एक जा रहा है, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक, और फिर यहाँ से ये जो है ये एरो ले ली, इस तरह से ये त्रिभुज है, ठीक। ये एक त्रिभुज लिए और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला ले ली, ठीक। इस दोनों त्रिभुज में हम क्षेत्रफल लेना। अब आप जानते हैं हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, होता है 1/2 इंटू आधार गुणे लंब, ये होता है। आप जानते होंगे, जरूर जानते होंगे। अब ये फॉर्मूला पर हमें ये लेना है मान, ठीक। चलिए तो पहले तो हम ले लेते हैं, दोनों के अनुपात में ले लेते हैं, दोनों के अनुपात में लेते हैं। पहले का त्रिभुज ए डी, ठीक, त्रिभुज ए डी ई, ठीक, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ए एंड क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ए वाला ले लेते हैं, बी डी ई, ठीक। चलिए दोनों का क्षेत्रफल ले लिए, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2। चलिए पहले तो 1/2 लेते हैं, 1/2 इंटू आधार। चलिए पहला त्रिभुज कौन सा है, ए डी ई, ए डी ई, इसमें से आधार को हम निकालेंगे और लंब हम इसमें मान लेते हैं ई एम, एक लंब मान लेते हैं। अगर इसको लंब लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि ए से डी एक आधार इसका बन रहा है, ठीक है। यदि हम इसको लंब मानते हैं, इसको लंब मानते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस तरह से इसको दर्शाया जा सकता है, ठीक, इस तरह से दर्शाया जा सकता है इस त्रिभुज को। किस त्रिभुज को, तो ये बिंदु हो जाता है, ई बिंदु हो जाता है, और यहाँ पर ये एम हो जाता है, ठीक, और यहाँ पर ए, और यहाँ पर ले लेते हैं डी। देखिए बस इसी त्रिभुज को बाहर निकाल कर उलट करके यहाँ बना दिया, ठीक। यहाँ पर ई बिंदु हो जाता है, जहाँ देख रहे हैं कि ई से एम के लंब है, ये दोनों लंब है, ठीक। तो इसका आधार ले लेते हैं ए डी, क्या लेते हैं आधार, ए डी इसका आधार हो गया, ठीक है। तो हम लेते हैं ए डी इंटू, चलिए उसके बाद कहा जा रहा है लंब लेना है, ठीक। लंब हम देख रहे हैं एम ई, ठीक, ई एम या एम ई लिख सकते हैं। चलिए तो हम लेते हैं ई एम, ठीक। चलिए एक का तो हो गया इजीली रूप से, ठीक, आसान हो गया। अब दूसरा देखते हैं, क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि लंब है क्या, आपको लंब नजर आता है कहीं भी, नहीं है लंब। ये जो त्रिभुज है इस तरह के बना हुआ त्रिभुज है, ठीक, ऐसा त्रिभुज है, अरे ऐसा त्रिभुज है जिसमें कि लंब नहीं है। इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, तो यहाँ से एक लंब जाएगा, ठीक, और लंब बनेगा यहाँ पर जा कर के, ठीक। इसको इस तरह से बढ़ाने के बाद जा कर के यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये इसका लंब कहलाएगा, ठीक। बस इसी तरह से इसमें भी काम कर रहा है। मान लेते हैं इसमें है, ये है बी डी और यहाँ पर ई, और ये एक त्रिभुज है, इसको इस तरह से बढ़ा करके लंब लिए, ठीक है। उसको लंब लिए, तो लंब लेने पर हम यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एम है, ठीक। अगर यहाँ पर एम है, देख रहे हैं यहाँ पर एम है, अगर इसको इस त्रिभुज को यहाँ तक है, इस त्रिभुज को अगर हम इस तरह से डॉट यहाँ आगे बढ़ाते हैं, इस तरह से आगे बढ़ाने के बाद देखते हैं कि लंब आता है, क्या आता है, ई एम आता है, ठीक। ई एम जो है इसका भी लंब आ जाता है, दोनों त्रिभुज में लंब तो एक सेम हो गया, ठीक ना। जब इस रेखाखंड को इस तरह से बढ़ाएंगे तब यहाँ पर लंब हो जाएगा। चलिए तो दोनों का लंब एक सेम हो गया, 1/2। पहले तो आधार देख लेते हैं, तो इसका आधार ले लेते हैं, ये हो गया इसका आधार डी बी, डी और बी, इंटू ई एम। देखिए डी बी आधार ले ली, क्यों, क्योंकि लंब जो है इसी को आगे बढ़ाने पर, त्रिभुज में तो इसके आगे दिया नहीं है, हमने तो इसका ऊंचाई लेने के लिए ले लिए, ठीक ना। इसका लंबाई जो ऊंचाई जो है इतना है, ठीक, इसके लिए हम इसको आगे बढ़ाए थे, लेकिन त्रिभुज में तो यहाँ स्टॉप है, तो जितना स्टॉप है हमें उसका ही मान लेना, मतलब कि डी से बी तक है तो डी से बी तक ही लेना है, ठीक ना। तो उसी तरह से फिर देखिए लंब हो गया ई से एम, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखिए कुछ ना कुछ मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल गया, 1/2 मिल गया, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी बटा डी वी आ जाता है, ठीक। यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। ये हो गया इक्वेशन 1, इसको समीकरण 1 ले लिए, ठीक। समीकरण 1 लेने के बाद फिर से पुनः देखेंगे इस तरह से, ठीक। और हमें आशा है कि आपको इसमें कहीं डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज ये लिए और एक बड़ा वाला त्रिभुज लिए। इस बड़ा वाला त्रिभुज में
तो लंब एम था और इसमें लंब नहीं था, तो हम इस रेखाखंड को इस तरह से आगे बढ़ाए तो पता चला कि ई और एम ही लंब हो जाएगा इसका भी, ठीक ना। तो इस तरह से लंब लंब कट गया और बचा हुआ है ए डी बटा डी वी, ठीक। इक्वेशन 1 यहाँ से ले ली, ठीक है। पुनः फिर से लेंगे दूसरा त्रिभुज, ठीक, और फिर दूसरे त्रिभुज में इसी तरह से देख लेंगे, ठीक ना। तो हम चलिए उसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं ना। पुनः चलिए पुनः हमें लेते हैं त्रिभुज एक, तो ये वही लेते हैं, ठीक। ट्रायंगल ए डी ई एवं ट्रायंगल। चलिए इस बार हमने इस साइड का त्रिभुज लिया था बी डी ई, अब हम इसको क्या करते हैं उस साइड बदल देते हैं, ठीक है। अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, मतलब सी डी ई, ठीक। ट्रायंगल सी डी ई ले लेते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज था पहले, इसमें लिए थे, और अब ले लेते हैं इस साइड का त्रिभुज और इस दोनों से ये त्रिभुज से, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं, फिर से उसी तरह से सेम करेंगे। क्षेत्रफल ऑफ ए डी ई बटा क्षेत्रफल ऑफ डी सी डी ई, ठीक। चलिए इसलिए क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक, ए ट्रायंगल ए डी ई बटा क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई, ठीक। इसका चलिए अब हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 उन्हें आधार। चलिए इसका आधार लेंगे। अब हम उस त्रिभुज में लिए थे, ये आधार लिए थे, क्या कि हम इस लाइन में चल रहे थे। अब देखिए अब इस लाइन में चल रहे हैं, तो इस लाइन में चल रहे थे, हम आधार लेते हैं ये इस त्रिभुज के लिए, और लंब ले लेते हैं ये, ठीक। ये लेते हैं लंब इसका, और ये लेते हैं आधार, और ये आधार लेंगे तो ए उसका आधार हो जाएगा, ठीक। ये आधार हो जाएगा। उसके बाद लंब लेंगे ये, तो डी से एन हो जाएगा लंब, डी से एन, डी एन लंब हो जाएगा। फिर देखते हैं नीचे के लिए 1/2 तो आएगा ही, ठीक। उसके बाद आधार देखते हैं, तो ये इसी आ जाएगा आधार, ठीक। इसी आ जाएगा आधार इंटू, देखिए फिर उसी वही कंडीशन घट रहा है इस त्रिभुज में भी। देखिए यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही बन रहा है, ठीक ना। ये इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ लंब है ही नहीं। अगर हम लंब लेते हैं तो इसको कुछ दूर तक आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते देख रहे हैं कि यहाँ तक आए बढ़ा के, ठीक। अब यहाँ आने के बाद देख रहे हैं ये डी बिंदु मिल गया, और डी से डायरेक्ट लंब 90 डिग्री, और ऊंचाई वहीं होगा जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है? नहीं बन रहा है। क्या यहाँ बनता है? नहीं बन रहा है। और हम देख रहे हैं इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ जाकर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल यहाँ बनेगा, मतलब डी से एन ये भी लंब हो जाएगा इसका भी। तो चलिए इसका भी ये लंब हो जाएगा डी एन, ठीक ना। तब अब यहाँ देख रहे हैं कुछ मैच कर रहा है, 1/2 मैच कर रहा है और डी एन मैच कर रहा है, दोनों का दोनों कट गया, तो यहाँ पर बचता है इसलिए क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू ए बाय ई सी, ठीक। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब इक्वेशन 1 और 2 आ गए। देखिए इक्वेशन 1 में ए डी बटा डी बी, देखिए ए डी बटा डी बी है ना। फिर देखिए इक्वेशन 2 में ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। अब देखिए यहाँ तक तो मैच हो गया। अब देखिए इसमें देख लेते हैं, आप 9th में पढ़े होंगे कि अगर यदि दो समानांतर रेखा के मध्य में दो समानांतर रेखा इस तरह से गुजर रहा हो, ठीक, इसके अंदर यदि कोई त्रिभुज बन रहा होगा, ठीक, यदि इसके अंदर कोई त्रिभुज बन रहा होगा, वो भी आधार एक ही होना होगा, आधार एक ही होगा, आधार जो है एक ही होगा, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्षेत्रफल का बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये 9th क्लास में ही है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज जो बना है, ये त्रिभुज इस तरह से है और इस तरह से है और इस तरह से, ठीक। इसका भी आधार ए बी मान लेते हैं, ठीक, और इसका भी आधार इस तरह से ये जाता है और इसका ये भी आधार, ठीक है। दोनों का आधार एक ही है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो आपस में बराबर है। जिस तरह से ये बराबर है उसी तरह से हम देखते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि किसी भी दो समानांतर रेखा के मध्य में एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ये जो है 9th क्लास में ही पढ़े होंगे, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। चूंकि क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल बी डी ई एवं बी डी ई बराबर लेते हैं क्षेत्रफल ऑफ सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई, ठीक। क्योंकि अब इसमें क्यों होता है तो इसलिए भी लिखा पड़ेगा क्योंकि दो समानांतर रेखा के मध्य दो समानांतर रेखा के मध्य दो समानांतर रेखा के मध्य एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुज
स्थित त्रिभुज, आधार पर स्थित त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा बीच में टूटी हो चुका था, ठीक है। एक्चुअली हम ये सॉल्यूशन कर लिए थे और मुझे लगा था कि रिकॉर्ड कंटिन्यू है, लेकिन बीच में रुक गया था, ठीक है। तो हम ये सॉल्यूशन कर लिए, तो इसको अभी समझा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ तक आए थे, ठीक। स्थित भुजा आपस में सॉरी स्थित जो त्रिभुज जो है आपस में बराबर होगा, ठीक। जब दो समांतर रेखा के बीच में एक ही आधार पर दो त्रिभुज हो तो आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में बी डी ई का मान रख देते हैं, ठीक ना। बी डी जो है इसके बराबर में सी डी है, इसका मान जो है समीकरण 1 में लेते हैं। समीकरण 1 था, देख रहे हैं यहाँ पर समीकरण 1 है क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए डी बट्टा क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज बी डी बराबर ए डी बट्टा डी। चलिए इसमें सिर्फ इसकी जगह पर हमें रखना है सी डी, ठीक है। तो सी डी हमें यहाँ पर रख दिया और सभी का सभी मान समीकरण 1 है ही, ठीक है ना। तो उसके बाद चलते हैं समीकरण, इससे हमें समीकरण 3 मिल गया। और जब समीकरण 3 मिल जाता है तो समीकरण 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 और 3 का देख रहे हैं दोनों आपस में बराबर है, तो हम लिख लिए, एक बार इसको लिख लिए, एक बार इसको लिख लिए, ठीक। और कुछ नहीं किए, एक बार इसको यहाँ लिख लिए और फिर इसको यहाँ लिख लिए, दोनों आपस में बराबर है। जब ये इसके बराबर है तो इसके बराबर का बराबर क्या है, ए डी बटा डी वी। तो यहाँ लिखिए ए डी बटा डी वी और बराबर बीच में तो बराबर देते हुए, और इसके बराबर में था यहाँ पर ए बटा ई सी, ठीक, ए बटा ई सी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें प्रूव यही करना था, ए डी बटा डी वी बराबर ए बटा ई सी। तो हमें ये जो है प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।